इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल MK विवांता ग्वालियर। जब दिल कहे कुछ खा लो तो याद आए पालो, पालो नमकीन ग्वालियर। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। 13 दिन के प्रधानमंत्री, 13 महीने के प्रधानमंत्री और फिर 63 महीने का सत्ता का शिखर। क्या इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी को इसी पहचान के साथ याद रखेगा? शायद नहीं, क्योंकि इस जननायक ने दल नहीं लोगों के दिलों को जीता है। जनसंघ का दीपक जलाकर राजनीति की नई राह खोजने वाले वाजपेयी देश की सत्ता के ऐसे सितारे बने जो अपनी रोशनी खुद आप हैं। आजाद भारत के राजनीतिक आसमान पर सबसे लंबे वक्त तक चमकने वाले सूरज हैं वाजपेयी। लेकिन वह देश के सबसे बड़े शिखर पर इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने सत्ता के भी तूफानों में गाए उम्मीदों के गीत। मैं टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कविता अटल बिहारी वाजपेयी के लहू में मौजूद थी। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के गोरखी स्कूल में एक शिक्षक के रूप में मशहूर थे, लेकिन उनका मिजाज शायराना था। पिता की कविताएं अटल की प्रेरणा बनी, लेकिन अटल को असल धार दी उनके दादा पंडित श्यामलाल जी ने। बचपन में अटल आगरा के भटेश्वर गांव में अपने दादा के साथ रहते थे और यहीं अपने कथावाचक दादा से कविता में गहरे उतरने के अटल ने गुर सीखे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय प्रजातंत्र में आजादी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मैं उनको मानता हूं। और वो इसलिए मानता हूं कि वो युग आत्म प्रचार का युग नहीं था। उस समय नेता प्रचार के कारण नहीं बनते थे, लेकिन बिना आत्म प्रचार के करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करने वाले व्यक्तित्व का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। भटेश्वर नाथ यूं तो अपने मंदिरों की पहचान से जाना जाता है, लेकिन अब पूरा गांव अटल बिहारी वाजपेयी गांव से पूरे देश में मशहूर है। हालांकि वाजपेयी यहां से दूर रहते थे, लेकिन उन्होंने इस गांव से अपना नाता हमेशा बनाए रखा और समय समय पर वो यहाँ पर आते जाते रहते थे। खासकर यमुना नदी को तैर कर पार करके कबड्डी खेलने का वाजपेयी को बहुत शौक था। गांव के परिवेश में पहले कबड्डी के अलावा कोई ज़्यादा खेलने की कोई और गेम नहीं हुआ करते थे, तो वो कबड्डी खेलते थे। और यमुना के उस पार तक जाते थे, पर अटल जी तैरना बहुत अच्छा नहीं जानते थे। गांव के वैसे बच्चे सभी तैरना जानते हैं और मेरे घर में तो सभी जानते थे, हमारी बुआएं भी तैर लेती थी, पर अटल जी को तैरने का ज़्यादा शौक नहीं था। तो एक बार डूबते डूबते बचे थे, ये बात सही है। हाँ, पहले सब तीर्थों का भानीज बटेश्वर था, अब उसमें अटल जी का भी नाम जुड़ गया है और वहाँ पे भी काफ़ी लोग इस चीज़ को अच्छा महसूस करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अटल जी उनके गांव के थे। दादा के लाडले नन्हे अटल की बदमाशियाँ जब यमुना के बहाव से तेज हो गईं, जब उनके पिता पढ़ाई के लिए भटेश्वर से ग्वालियर ले आए और फिर चला
पिता के अनुशासन का डंडा। लेकिन अकल के धनी वाजपेयी ने दिमाग के ऐसे गौड़े दौड़ाए कि हर परीक्षा में सबसे अव्वल आए। स्कूल की पढ़ाई अभी जारी थी। इस दौरान युवा अटल ने सीखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहला सबक और महज 16 साल की उम्र में बन गए संघ के स्वयंसेवक। हाँ, सबसे पहले वो गोरखी में पढ़े, फिर स्कूल के लिए पुराना वीसी, वर्तमान हरिदर्शन, और उसके बाद विक्टोरिया कॉलेज जो वर्तमान में MLV कॉलेज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे इनकी शिक्षा हुई। अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 महात्मा गांधी के इस नारे को नौजवान अटल ने भी जमकर बुलंद किया। नतीजा पुलिस की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर आ गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए पिता ने अटल को ग्वालियर से भटेश्वर भेजा, लेकिन वहाँ भी वाजपेयी आंदोलन पर अटल रहे। लेकिन पुलिस ने एक दिन अटल को दबोच ही लिया और फिर उनको 24 दिनों की जेल हुई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय प्रजातंत्र में आज़ादी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मैं उनको मानता हूँ। और वो इसलिए मानता हूँ कि वो युग आत्म प्रचार का युग नहीं था। उस समय नेता प्रचार के कारण नहीं बनते थे, लेकिन बिना आत्म प्रचार के करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करने वाले व्यक्तित्व का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। इसी कॉलेज की शान और निर्मल भिजा ने वाजपेयी के छात्र जीवन को खूब निखारा, उनके छात्र जीवन को एक नई दिशा दी। ब्रिटिश हुकूमत की गिरफ्त से छूटने के बाद भी अटल के कदम बहके नहीं। एक तरफ संघ की शाखा में देशभक्ति का पाठ, तो दूसरी तरफ ग्वालियर कॉलेज में BA की पढ़ाई। लेकिन संघ की सीख ने उनकी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। महज 25 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया अपनी जिंदगी का सबसे अटल फैसला, शादी ना करने का फैसला। विवाह के संबंध में तो ऐसी चर्चा हमसे तो कभी नहीं हुई, क्योंकि वो चाचा थे और हम भतीजे, तो ये चर्चा तो हम नहीं कर सकते थे कभी। पर हाँ, जो घर वाले बताते हैं कि क्योंकि वो स्वयंसेवक रहे, पत्रकार रहे और फिर राजनीति में, तो भाग दौड़ की उस जिंदगी में उन्होंने विवाह के बारे में कभी सोचा नहीं। अब कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, लोग कहते हैं, हम लोग भी सुनते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, पर सत्यता ऐसी नहीं है जो बखान की जाती है। क्योंकि जब आदमी स्वयं ही इतना व्यस्त है और भाग दौड़ कर रहा है, और जब जिंदगी में स्ट्रगल होता है, और उस समय का तो काफ़ी ज़्यादा था, पत्रकारिता, उस समय की पत्रकारिता, और उस समय स्वयंसेवक भी थे, तो उनको उस समय ज़्यादा इस तरफ सोचने का संभवतः मन में विचार ही नहीं आया होगा। अटल बिहारी वाजपेयी देश के बड़े नेता जरूर थे, साथ ही एक बड़े परिवार के सदस्य भी थे, और अपनी ज़िंदगी से जब भी वक्त निकालते थे तो अपने परिवार से मिलने ग्वालियर जरूर आते थे। अटल जी 7 भाई बहन, परिवार बड़ा। अटल जी भाइयों में सबसे छोटे। तो पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो अटल जी को संयुक्त परिवार का अच्छा एक तरह से आदत थी। तो जब कभी भी वो
राजनीति में कितने भी व्यस्त रहे, काफ़ी समय तक वो होली दिवाली ग्वालियर आ जाते थे। भैया दूज पे भी ग्वालियर आते थे। हम लोग पिताजी के साथ बाहर रहते थे तो हम लोग भी आ जाते थे। मुरैना में तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो दिल्ली से मुरैना आए और हम लोगों को लेके फिर ग्वालियर आ जाते थे। तो ग्वालियर में अपने भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ मिलना जुलना, बातें करना, एक दो दिन रहना और फिर चले जाते थे। 7 साल संघ के साये में गुजारने के बाद अटल की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। लखनऊ में अमीनाबाद इलाके की मारवाली गली के बंद कमरे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पत्रिका राष्ट्र धर्म की शुरुआत की थी और उससे पहले संपादक बने अटल बिहारी वाजपेयी। उन दिनों वाजपेयी कॉलेज की पढ़ाई के आखिरी साल में थे। देश आज़ादी की दहलीज पर खड़ा हुआ था। ऐसे माहौल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ अटल के कंधों पर रख दी संघ ने एक बड़ी जिम्मेदारी। सत्ता की संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। उस काल में अटल जी ने भारतीय जनसंघ में सूत्र संभाला और इसलिए राजनीति करने का अटल जी का ध्येय कभी सत्ता नहीं रहा होगा। वे अल्पकाल के लिए सत्ता में रहे, लेकिन सरकार में रहे बिना वे हिंदुस्तान की राजनीति में सदा असरकारी नेता रहे। जनसंघ का दीपक लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ देश भर में तूफानी दौरे किए, क्योंकि जनसंघ बनते ही देश में आम चुनाव का ऐलान हो चुका था। यह वह दौर था जब पूरे देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी। जाहिर था पहले आम चुनाव में ही जनसंघ का सुपड़ा साफ हो गया था और सीटें मिली थी सिर्फ 3। और जनसंघ को दूसरा बड़ा झटका उस वक्त लगा जब उनके अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू कश्मीर में मौत हो गई थी। इंदिरा जी की मृत्यु की जो लहर चली उसमें बड़े बड़े नेताओं को सफलता नहीं मिल पाई, हमारे सांसद कम आए, पर अटल जी के जीवन में ध्येय और विचारधारा उनके रक्त में खुला हुआ था। कभी विचारधारा से पीछे कदम नहीं उठाए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी राख में से भी उठकर खड़ी हो गई। वैसे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने जब कश्मीर कूच किया था और उसके बाद वो लौट कर नहीं आए, तो जाते समय वो कह गए थे कि मेरे पास 10 अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हों तो मैं भारत को बदल दूंगा। तो अटल जी की प्रतिभा को संघ ने पहचाना और फिर जनसंघ में वो जो उनकी वक्तृत्व कला थी, जो उनकी कल्पनाशीलता थी और जो उनका आकर्षक व्यक्तित्व था, मनमोही व्यक्तित्व, उसको उभारा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद कौन और जनसंघ में ऐसे नेता की खोज शुरू हो गई। ऐसे हालातों में जनसंघ ने युवा वाजपेयी पर बड़ा दांव खेला और जनसंघ ने अटल बिहारी वाजपेयी को स्टार प्रचारक बनाया। उन्हें 57 के दूसरे आम चुनाव में जनसंघ ने स्टार प्रचारक बनाया और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में से मैदान में उतरे अटल बिहारी वाजपेयी के लिए संसद के दरवाजे खुल गए। के लिए सौभाग्य की बात है कि बलरामपुर से ग्वालियर और फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में हम सबके पूज्य अटल जी, उनके बारे में जितना ही बोला जाए, एक सांसद से प्रधानमंत्री। हम जब रोड पे चलते हैं तो एहसास करते हैं अटल जी को। शायद पूरा हिंदुस्तान आज जो ये देख रहा है, रोड की जो कनेक्टिविटी है, संसद में जो उनकी भाषा शैली है,
तो इसको पूरा हिंदुस्तान याद करता है और शायद अटल जी हमेशा अमर रहेंगे और ऐसे दूसरा अटल जी होना शायद ही इस देश को ऐसा नेता मिल पाएगा। तो अटल जी हम सबके पूज्य हैं, हमें सब। अटल बिहारी वाजपेयी की कांग्रेस विरोधी राजनीति जब चमकने लगी थी तभी मानो पार्टी पर वज्रपात हुआ। 1968 में जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय हालातों में मौत हो गई थी और उनकी मौत ने एक बार फिर पार्टी को गहरे संकट में डाल दिया और ऐसे हालातों में फिर पार्टी की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी ने संभाली। विरोध तीखा किया जा सकता है, जवाब तीखा दिया जा सकता है, लेकिन मनुष्य के हृदय को मर्माहत करने वाला तीखापन नहीं। शब्द अभिव्यक्ति के साधन होते हैं और शब्द ही प्रजातंत्र में सब कुछ होते हैं, वही धनुष बाण है। लेकिन अटल जी ने भारत की संसदीय प्रणाली को एक नई ऊंचाई दी। अटल जी एक मिसाल बने हुए हैं। आज की संसदीय कार्यवाहियों को देखते हुए मुझे 13वीं लोकसभा के उस काल की याद आ जाती है और इसलिए ऐसे महान नेता कभी कभी भारतीय राजनीति में हुए हैं। आप कल्पना करेंगे कि वो रोग शैया पर थे, वे सक्रिय राजनीति से लगभग अलग हो गए थे, लेकिन जब देश के लोकप्रिय नेता का सर्वेक्षण हुआ तो देश की सबसे बड़ी पत्रिका में मैंने पाया कि अटल जी रोग शैया पर भी देश के सबसे पॉपुलर लीडर के रूप में एक नंबर पर बने हुए। कितनी गहरी जगह भारतीयों के हृदय में रही होगी और इसलिए उन्होंने प्रजातंत्र के भविष्य के लिए बहुत उदाहरण अपने जीवन के द्वारा छोड़े हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में महीनों बिताए हैं और उन्होंने यही जेल में अपनी कई कविताएं रची हैं। दरअसल 25 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान किया तो राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर सील कर दिए गए और नेताओं को जेल ठूस दिया गया। इंदिरा विरोधी आंदोलन में जनसंघ भी शामिल था, जिसके कारण इमरजेंसी का शिकार अटल बिहारी वाजपेयी बने और उनको जेल भेज दिया गया। आपातकाल जब लगा तो देश के सामने प्रश्न ये नहीं था कि कौन दल बचेगा और किसकी सरकार बनेगी। आपातकाल के समय तो भारत में प्रजातंत्र जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था और बिखरे हुए विपक्ष का लाभ उस समय तानाशाह के रूप में इंदिरा गांधी जी ने लिया। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर जो सबसे बड़ी पार्टी थी विपक्ष की, 60 सांसद हमारे पास हुआ करते थे, हमने अपने जहाज को देश की खातिर, अपने निशान को, अपने झंडे को विसर्जित कर दिया। इमरजेंसी के बाद हुए आम चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली से चुनाव जीते और जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री बने। पद संभालते ही जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में बोले तो उनकी भाषण की गूंज सारी दुनिया में गूंजी। लेकिन मुरारी जी देसाई की सरकार जल्द ही दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर बिखर गई। जब जनता पार्टी की सरकार इमरजेंसी के पश्चात आई 77 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के विदेश मंत्री बनाए गए। उस समय ये जनता पार्टी हुआ करती थी, जनसंघ की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए जनता पार्टी के सांसद के तौर पर ये चुनकर आए। और उस समय जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई जो एजुकेशन पॉलिसी या जो भी प्रभाव था उनका, वो ये था कि जब हम बाहर जाते हैं, विदेशियों से बात करते हैं, तो अंग्रेजी में बोलना एक सभ्यता की निशानी समझा जाता था या यूँ कहें कि एक गर्व का विषय समझा जाता था। लेकिन पहली बार जब संयुक्त राष्ट्र में हमारे देश की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुँचे, तो वहाँ पर जब उन्होंने हिंदी में जो भाषण दिया तो पूरे विश्व ने तारीफ़ की। और होना भी चाहिए, हमारी मातृभाषा पर सभी को गर्व होना चाहिए। और विशेष रूप से जो नेता जो ऐसी पोजीशन पर हैं जिनको सब देखते हैं, जिनकी ओर सब देखते हैं, जब वो विदेशों में जाकर अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और ऐसा ही हुआ।
तो उस कार्यकाल में विदेश नीति में भी बहुत परिवर्तन आए और भारत का जो प्रभाव था विश्व पटल पर उनके नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काफ़ी बढ़ा। थैंक यू। जनसंघ का दीपक बुझाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता पार्टी की जो दिवाली बनाई, उसकी खुशियों में ही उनकी राजनीतिक ताने बाने को झलसा कर रख दिया था। जनसंघ नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्तों को लेकर जनता पार्टी में सवाल खड़े हुए और वो टूटकर राजनीतिक मलबे में तब्दील हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इसी कीचड़ में खिला कमल। अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। अटल जी विदेश मंत्री ही थे, प्रधानमंत्री तो मोरारजी भाई देसाई थे, लेकिन जनसंघ के सर्वाधिक सांसद जीतकर आए। ये बात जनता पार्टी के मित्रों को खटकने लगी और उस समय ये मुद्दा उठाया गया जिसमें समाजवादी सहयोगी शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये जो जनता पार्टी में जनसंघ से आए हुए लोग हैं, ये आरएसएस की शाखा में जाते हैं, इसलिए दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। या तो वो जनता पार्टी के सदस्य रह लें या संघ की शाखा के संघ के सदस्य बन जाएं। अब कई अज्ञानी लोग नहीं जानते कि संघ में कोई सदस्यता नहीं होती है। संघ में तो इस देश के केसरिया ध्वज को प्रणाम कर देने भर से हम जिंदगी भर स्वयंसेवक बन जाते हैं। और तब एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ था। अगर सत्ता की पिपासा होती अटल जी और जनसंघ के नेतृत्व में, तो वो फैसला करते कि हम संघ से अपना नाता तोड़ते। लेकिन उस समय अटल जी ने कहा कि माँ से बेटे का नाता कैसे तोड़ा जा सकता है। 100 सरकार कुर्बान की जा सकती हैं, मगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पीठ नहीं दिखा सकते। और इसे छुपाने की जरूरत नहीं है कि एक विचारधारा के तौर पर भारतीय जनसंघ का अवतरण परम पूज्य गुरु गोलवलकर जी की प्रेरणा से हुआ। डॉक्टर मुखर्जी अध्यक्ष बनाकर कुछ स्वयंसेवकों ने जनसंघ के झंडे को उठाया था। हम एक मार्ग पर चलने, हम एक ध्येय के लिए अलग अलग रास्तों से पहुंचने वाले लोग हैं। हम राजनीति में हो सकते हैं, लेकिन हमारा अंतिम ध्येय वही है जो संघ का ध्येय है, एक वैभवशाली भारत बनाना। और इसलिए उस समय सरकार छोड़कर हमारे ये नेता वापस चले आए और भारतीय जनता पार्टी का अवतरण हुआ। ये छोटा प्रयोग नहीं था, बहुत बड़ा जोखिम था। और वो देखा भी कि 80 में पार्टी बनी। बलरामपुर से चला अटल का रथ ग्वालियर, दिल्ली और विदिशा से होते हुए लखनऊ में आकर रुका। इस दौरान कभी जेल तो कभी रेल में सड़क से लेकर संसद तक वाजपेयी ने संघर्ष की एक महागाथा लिख दी। संघ पर प्रतिबंध लगे, इमरजेंसी में जेल की यातनाएं, लेकिन इन राजनीतिक आदियों में भी अटल बिहारी हमेशा अटल रहे। प्रधानमंत्री के रूप में जो प्रतिभा हासिल की, मैं समझता हूं कि आज उस प्रतिभा पर पहुंचना किसी को, कोई भी उस प्रतिभा को पार नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से तमाम सारी इंदिरा जी भी रही, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। लेकिन माननीय अटल जी ने ग्वालियर का नाम ऊंचा किया है, तमाम सारी उन्होंने योजनाएं चलाई हैं। उस समय खेत पे, नाव पे जो दूरसंचार का जो उन्होंने वो किया प्रचार प्रसार, और ये मोबाइल्स टेलीफोन का जो प्रचार प्रसार हुआ है माननीय अटल जी ने, और 24 घंटे समाचार और टीवी को स्वतंत्रता दी, वो माननीय अटल जी की सरकार ने दी। ऐसे अटल जी
की जयंती पर मैं उन्हें अपने सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गिराव हर चुनाव के साथ बढ़ता ही जा रहा था। भले ही 1996 में अटल की सरकार महज 13 दिनों में ही ढेर हो गई, लेकिन 2 साल बाद 1998 के चुनावों में वाजपेयी को प्रचंड बहुमत देकर फिर वाजपेयी की ताजपोशी की राह बना दी और इस बार बिना देर किए वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले पोखरण में बम फोड़कर इतिहास रच दिया। कभी जब करुणा की बात करता है तो रूई जैसा नरम होता है, लेकिन वही कवि के सामने जब देश की सम्मान का प्रश्न खड़ा होता है पाकिस्तान के धोखे के कारण, तो अटल जी कारगिल युद्ध के समय वज्र से कठोर हो गए। जिन अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का वो रौद्र रूप लोगों ने नहीं देखा, उन्होंने देखा कि वो कारगिल की पहाड़ियों पर सैनिकों के बीच पहुंच गए। वो इतने भावनात्मक कि वो बस लेकर शांति का संदेश देने पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने का इतिहास भी अटल जी ने बनाया। अमेरिका दुनिया का सरपंच बनता रहा है। अमेरिका के पास परमाणु शक्ति होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान पर नहीं होनी चाहिए। आजादी के बाद परमाणु बनाने की तैयारी अनेकों प्रधानमंत्रियों ने की होगी, लेकिन पोखरण में परमाणु का विस्फोट करके दुनिया की महाशक्ति को चुनौती देना कि उस शक्ति को रखने के हकदार हम भी हैं। हम शांति दूत जरूर हैं, लेकिन हमारे हाथ शस्त्रों से विहीन नहीं रह सकते। और पोखरण के समय जो हमारे सामने एक आर्थिक संकट खड़ा करने की ललकार अमेरिका की ओर से आई कि वो हमको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या ऋण मुहैया नहीं कराएंगे, तो वही अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये भाषा थी कि हम रूखी रोटी खाना मंजूर कर लेंगे, मगर हर हिंदुस्तानी कहने लगा कि अमेरिका के जूते उठाने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए अटल जी के व्यक्तित्व में करुणा थी, भावना थी, रौद्र रूप भी था। उनके कई आयाम जीवन के दिखाई देते हैं। वो सृजन का स्वरूप उनका तब दिखा जब देश में स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से भारत में 4 लेन सड़कों का कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पुरी से गुवाहाटी तक जाल बिछाया, तो वहां अटल जी का सृजनशील रूप दिखाई देता है। भारत के परमाणु विस्फोट की आवाज सारी दुनिया ने सुनी। अमेरिका से लेकर यूरोप तक विदेशियों के कान खड़े हो गए और पड़ोसी देश पाकिस्तान चौंक पड़ा। लेकिन अपनी कविता जंग न होने देंगे की तर्ज पर अटल जी पाकिस्तान को दोस्ती का यकीन दिलाने के लिए बस में सवार हो गए और लाहौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अटल से जी भरकर गले मिले। लेकिन नवाज शरीफ के हाथ में था वह खंजर जिसका जख्म 2 महीने बाद सारी दुनिया ने देखा। अब वो बस लेके लाहौर गए थे, तो एक पत्रकार ने उनसे मजाक किया, बोले अटल जी अगर आप हमें कश्मीर दे दें तो आप हमारे यहाँ हम आपसे शादी करेंगे। बेहद खूबसूरत पत्रकार थी वो। तो अटल जी का जवाब जो था वो दिल को छूने वाला था। बोले ठीक है, हम आपको कश्मीर दे देंगे, लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान ले लेंगे। कहने को एक मजाक था, लेकिन जब उसकी गहराई में आप एनालिसिस में जाओगे तो एक जो प्यार में जो धमकी मिलती ना, जैसे किसी सुंदरी ने उनको दी कि हम कश्मीर ले लेंगे, आपसे शादी कर लेंगे, तो उन्होंने प्यार में उस धमकी का क्या जवाब दिया। आज ऐसा व्यक्तित्व कभी हृदय, इस बात को सोचने के लिए लोग सालों लगाएंगे, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड में सोच के जवाब दिया कि हम पूरा पाकिस्तान ले लेंगे। बहुत शानदार, दिल को छूने वाली बात थी। उसके बाद एक और संदर्भ हुआ जब कारगिल युद्ध हुआ, तो परवेज मुशर्रफ जी थे पाकिस्तान से, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको फ़ोन पे बताया कि अटल जी वहाँ ऐसी योजना बन रही है कि परमाणु बम भारत पे पटकेंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि 3 ताकत आपकी बची है।
तो अटल जी ने 1 सेकंड के अंदर बिना सोचे उनको जवाब दिया कि हम फिर समझौता किससे करेंगे जब वो दुनिया के नक्शे पर नहीं रहेगा। बस इतना मैसेज बहुत था युद्ध रोकने के लिए। उनका ये मैसेज था, 1 सेकंड के अंदर सोच के उन्होंने दिया अमेरिका के राष्ट्रपति को कि जब वो रहेगा ही नहीं धरती पे, वो हम पे परमाणु बम पटकेंगे, हम फिर भी रहेंगे कुछ भाग में, लेकिन पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हम ख़त्म कर देंगे। दिखने में साधारण मजाकिया नेचर के कवि हृदय, लेकिन बहुत देश के हित में बड़े निर्णय लेने वाले, कड़े निर्णय वाले, हम उनको दिल से श्रद्धांजलि और सलूट करते। वाजपेयी वह करिश्मा थे जिन्होंने विश्वास के साथ उम्मीदों का गीत गाया। इंदिरा गांधी के बाद वाजपेयी ने परमाणु बम धमाके का साहस दिखाया। उन्होंने पाकिस्तान का विश्वासघात झेला तो उससे रिश्तों को नई धार भी दी। अमेरिका से नए रिश्ते की शुरुआत करने वाले वाजपेयी ने अयोध्या में त्रिशूलों को काबू में रखा और संघ के दबाव के बाद भी बाजार की आज़ादी को बेड़ियां नहीं पहनाई। शायद वाजपेयी इसलिए बन सके देश की धड़कन जो किसी से कम नहीं। संसदीय राजनीति में 5 दशक से ज़्यादा सक्रिय रहे अटल जी ने भारतीय राजनीति को नया आयाम दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें एक विचारक की गहराई थी। वाजपेयी दिग्गज राजनेता भी थे और एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी, किसी तपस्वी की तरह प्रखरता भी थी और वह दिल से कवि थे। वह माननीय संवेदनाओं को न सिर्फ समझते थे बल्कि उसे अपनी कविताओं में जीते थे।